ठीक है, चलिए देखिए, कल हमने लाइफ लाइन पढ़ा था और वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट पढ़ा था ना। आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट चैप्टर है, हालांकि मैंने फर्स्ट चैप्टर कहीं ना कहीं पढ़ा रखा है। अब वापस से देखिए फर्स्ट चैप्टर, सब बोर्ड की तरफ देखते रहें और इसको सुने। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रिसोर्सेस क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रिसोर्सेस का क्या मतलब है। तो हम वो सब कुछ जो नेचर में हमको मिलता है जिससे हम हमारी नीड को फुलफिल कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, वाटर, विंड, एयर। इसको कुछ पैसा लगता है हमें नहीं, हमसे इससे हमारी नीड फुलफिल होती है। हाँ, सॉइल नीड फुलफिल होती है। हाँ, लैंड नीड फुलफिल होती है। हम एग्रीकल्चर करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, रेल नेटवर्क लगाते हैं, रोड नेटवर्क लगाते हैं, जरूरत पूरी होती है। यही क्या हमारे लिए रिसोर्सेस है। वाटर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे संसाधन किसे कहते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, ऑल थिंग अवेलेबल इन एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। ओके, पर कैसे होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उससे हम उनको एक्सेस कर सकते हो। इकोनॉमिकली फीजिबल, ऐसा नहीं हो कि जो रिसोर्सेज है उनको गेन करने में, हासिल करने में ज्यादा अमाउंट खर्च हो जाए पैसे। और एक्सेप्टेबल होना चाहिए कल्चरली, कल्चर उसको क्या कर रहा हो, एक्सेप्ट कर, तब जाके वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज है। अदरवाइज वो रिसोर्स नहीं। तो रिसोर्स में क्या क्वालिटी होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। ओके, फटाफट इसको 2 बार पढ़ लीजिए। तकनीकी रूप से प्राप्त किया जा सके, आर्थिक रूप से आसान हो और सांस्कृतिक स्वीकृति हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल एटसेट्रा। ये कौन है, रिसोर्सेस। वापस से पढ़िए, ये लाइन पढ़िए, रिसोर्सेस की डेफिनेशन पढ़िए, ये पढ़िए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड दे कैन फुलफिल आवर नीड्स नॉन एज रिसोर्सेस। एग्जाम्पल लिख के आओगे, रिसोर्सेस के टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड में आया है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जरूरी नहीं है सीबीएसई में भी आ सकता है। ओरिजिन के बेस पे रिसोर्स कितने हैं, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक रिसोर्सेस कौन होती है, लिविंग थिंग्स, जैसे प्लांट, एनिमल एंड। फिर से देखो, बायोटिक कौन होते हैं, लिविंग थिंग्स। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, जैविक, जैविक संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर, काय के आधार पर, आधार पर। ओके, एबायोटिक सारे नॉन लिविंग कौन है, एबायोटिक, जैसे एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल। एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल, ये कौन है, एबायोटिक। ओरिजिन के बेस पे रिसोर्सेस कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, बायोटिक कौन है, लिविंग थिंग्स कौन है, एबायोटिक कौन है। ओके, ठीक है। एक्सहॉस्टिबिलिटी, एक्सहॉस्टिबिलिटी, एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पर, बेस पर, समाप्यता के आधार पर, संसाधन के प्रकार जो कंटिन्यू एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो इनएक्सहॉस्टिबल है या रिन्यूएबल है। हर मतलब जिनका जो आसानी से बन जा रहे हैं या बन रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी, हर सुबह आपको सनलाइट नजर आएगी, ठीक है। फॉरेस्ट, विंड, ये कंटिन्यू बन रहे हैं, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल या इनएक्सहॉस्टिबल जो कंटिन्यू नहीं बन रहा है, जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं। कितना टाइम लग रहा है, जैसे फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोल और मिनरल्स। ये नॉन रिन्यूएबल भी है, साथ में एक्सहॉस्टिबल भी है। कौन है, खत्म हो जाएंगे अगर इनका वाइजली यूज नहीं किया तो ये खत्म हो जाएंगे। ओके, फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेंगे। और ये इनएक्सहॉस्टिबल है, बचे रहेंगे। फ्यूचर जनरेशन में सनलाइट खत्म नहीं होगी अभी, ऐसा नहीं बोल सकते, बल्कि ज्यादा अगर सनलाइट यूज कर ली तो हमारे लिए नहीं बचेगी, ऐसा बोल सकते हैं कि हम, है ना। अगले सुबह आप उठोगे फिर सनलाइट आ जाएगी,
है ना, हवा आप कंटिन्यू मिल ही रही है आपको, ठीक है। ओनरशिप के बेस पर रिसोर्सेस, इंडिविजुअल रिसोर्सेस, कैसा, जैसे फार्मर्स लैंड, हाउसेस, जिसपे एक इंसान का ओनरशिप हो, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन, हिंदी में स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। कम्युनिटी रिसोर्सेज, सामुदायिक, जिन पे पूरी कम्युनिटी का राइट हो, पार्क, प्लेग्राउंड, बरियल ग्राउंड्स, यानी कि कब्रिस्तान वगैरह, शमशान वगैरह। नेशनल रिसोर्सेस, पूरी कंट्री की होल्डिंग हो, गवर्नमेंट की, रेलवे, रोड, फॉरेस्ट, कंट्री की होल्डिंग है तो नेशनल। इंटरनेशनल, जिस पर दो या दो से ज्यादा देशों का होल्डिंग हो, वो इंटरनेशनल है। जैसे कोस्टल एरिया से, कहां से, ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल मील, कौन सा मील, यहां पे गलती से किलोमीटर लिख दिया है, इसको ना हटा देंगे, नॉटिकल मील। नॉटिकल मील तक जो एरिया माना जाएगा वो कौन सा एरिया है, ठीक है ना। मैनेज बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एग्जांपल ओशियन रिसोर्स बियॉन्ड द टू, अच्छा सुनिए, 200 किलोमीटर के बाद वाला एरिया, जहां पे कोई भी कंट्री आकर क्या कर सकती है, रिसर्च कर सकती है, इन्वेंशन करके बेस पर वहां एक्सप्लोरेशन कर सकती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेस पर कितने टाइप के रिसोर्सेस होते हैं, ये देखिए। तो डेवलपमेंट के बेस पर होते हैं पोटेंशियल, जिनके बारे में पता है पर अभी इनको निकाला नहीं किया, जैसे सोलर एनर्जी इन राजस्थान। राजस्थान में सनलाइट की अवेलेबिलिटी 365 में से मोस्टली 320 डेज रहती है या और ज्यादा डेज, लेकिन उसका प्रॉपर यूज नहीं हुआ अभी। डेवलप्ड, जो निकाला जा चुका है, यूज के लिए रेडी है, जैसे वाटर, कोल्स, ये सब। स्टॉक अवेलेबल बट टेक्नोलॉजी नहीं है हम उसको निकाल सकें, ठीक है। पता चल गया है कि यहां पे इतना मिनरल्स है, एल्यूमिनियम है, बॉक्साइट है, सिल्वर है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि हम उसको ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल कर सकें। रिजर्व, हमें पता है कि यहां पे रिसोर्सेस हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, फिर भी हमने उसको अभी तक निकाला नहीं है, ठीक है, यूज के लिए, तो वो है रिजर्व। वाटर इन डैम्स, ओके। ये टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। अगर रिसोर्सेस का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, तो क्या प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है, सुन लिया, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है अगर रिसोर्सेस को बचाया नहीं गया, बहुत ज्यादा यूज कर लिया, तो रिसोर्सेस खत्म होने लगेंगे, पॉल्यूशन जनरेट होगा, डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन होंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और इनइक्वलिटी, क्योंकि जिनके पास ज्यादा पैसा है वो उसका ज्यादा यूज करने लगेंगे, जिनके पास पैसा नहीं उनके पास रिसोर्सेस कम पहुंचेंगे, या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओके। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। तो डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ऐसा डेवलपमेंट करना जिसमें रिसोर्सेस आज की जनरेशन को भी इनफ मिल सके और आने वाली जनरेशन को भी इनफ मिल सके, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल, है ना। ऐसा नहीं हो कि हम इतना यूज कर लें कि आने वाले जनरेशन को वो रिसोर्सेस मिले ही नहीं, ठीक है। जैसे वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, खास करके ड्रिंकिंग वाटर, खास करके आज भी हम वाटर को, पानी को क्या करके पी रहे हैं, खरीद के पी रहे हैं। एक हिसाब से देखें, हमें क्या करना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है, पहले ऐसा नहीं करना पड़ रहा था, आसानी से ड्रिंकिंग वाटर मिल जाया करता था, समझ गए। आज से 10-20 साल बाद के अगर हालात देखें, पता चलेगा मॉर्निंग में बच्चा उठ रहा है, उसको बोल रहे हैं जब किराने की दुकान से 2 बोतलें पानी खरीद के ला, ठीक है। आज भी लोग पानी खरीद के ले जा रहे हैं, बड़े मॉलों में 5-5 लीटर की केन खरीद के ले जा रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है।
पहले ऐसा नहीं होता था, पानी हम खरीद के नहीं लाते थे मॉलों से, समझ गए ना, ठीक है। या जो फिल्टर की दुकान है पानी की, वो एक ड्रम भर के दे रहा है 20 रुपए में, 30 रुपए में, ठीक है। या आरओ लगा रहे हैं, तो एक तरह से हमने आरओ में जो इन्वेस्ट किया है वो क्या है, एक तरह से हम खरीद ही रहे हैं पानी। क्लियर है। तो ये रिसोर्सेस आने वाली जनरेशन के लिए अगर नहीं बच रहा है, तो हमने जो डेवलपमेंट किया है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। हमने कैसा डेवलपमेंट कर दिया फिर उसको, वो इनजस्टिफिएबल डेवलपमेंट है, क्योंकि रिसोर्सेस आने वाली जनरेशन के लिए नहीं बचा है। ठीक है। रिसोर्सेस प्लानिंग क्या है, एमपी बोर्ड के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सुन लीजिए, नोट्स में आए तो एक आध बार पढ़ लेना। रिसोर्सेस का वाइजली और इक्वली यूज करना और जस्टिफिएबल डिस्ट्रीब्यूशन करना, जिसको जितना है उतना ही देना, यह है। ताकि कौन सा डेवलपमेंट अचीव किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब यह है वाइजली और इक्वली यूज करना और सबको जस्टिफिएबल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि कैसा डेवलपमेंट हासिल किया जा सके, सस्टेन। उसको हम बोलेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग। ओके। वाइजली का मतलब समझदारी से, इक्वली मतलब बराबर, ऐसा नहीं किसी को ज्यादा मिल गया किसी को। जस्टिफिएबल का मतलब होता है न्याय संगत तरीके से, मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि किसी को तो मिल ही नहीं रहा है पानी और हमें बहुत ज्यादा, हमारे पास में बोरिंग है, नल है, तो हमारे पास खूब मिल रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम जस्टिफिएबल। ठीक है। इसके लिए क्या किया जाए, क्या स्टेप है, पहले पहचान की जाए और रिसर्च की जाए। ओके, एक बार पढ़ लीजिए। स्ट्रक्चर प्लान किया जाए और रिसोर्सेज को मैच किया जाए और उसको डेवलप किया जाए, डेवलपमेंट के प्लान्स बनाए जाए। फटाफट पढ़िए, प्लानिंग क्या है, क्या स्टेप है, जल्दी पढ़िए। जल्दी पढ़िए। पढ़ लिया। सुनिए, पता किया जाए कहां रिसोर्सेस है कहां नहीं है, नए रिसोर्सेस को इन्वेंट किया जाए, प्लानिंग को स्ट्रक्चर किया जाए और रिसोर्सेस के लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। रिसोर्सेस मिलने के बाद उसको मैच किया जाए, कौन से रिसोर्सेस किन के लिए अच्छे हैं, ठीक है, और डेवलपमेंट के प्लान्स बनाए जाएं। आगे अगला टॉपिक है बुक का, लैंड रिसोर्सेस। अगला क्या है, लैंड। इंडिया में लैंड रिसोर्सेस के अलग अलग टाइप हैं। प्लेन एरिया, जहां मैदान है, माउंटेन, मैदान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ हिस्सा लेकिन ऐसा है, ठीक है, ये प्लेन है और ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, प्लेट, सॉरी माउंटेन नहीं, क्या कहलाएगा, ये प्लेट। ठीक है, माउंटेन क्या होते हैं, यहां पर ये इस तरह से, ये इस तरह से जो होंगे, ये क्या होंगे, माउंटेन। और डेजर्ट आप समझते ही हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे लिए कौन से रिसोर्सेस में आएंगे, माउंटेन। ठीक है, आप सॉरी, लैंड रिसोर्सेस। लैंड रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, तो प्लेन्स, प्लेट, डेजर्ट। ठीक है, ये सब कौन से रिसोर्सेज हैं, लैंड रिसोर्सेज। आगे आते हैं, हमारे यहां लैंड पैटर्न कैसा है इंडिया में, तो आपको अगर याद रहे तो पढ़ना जरूरी नहीं, एमपी बोर्ड में आएगा। हमारे यहां फॉरेस्ट 22.78% है, जहां पर कुछ बोया जाता है, कुछ उगाया जाता है, एग्रीकल्चर की जाती है, उस वो वाला एरिया है 43.41%। और
जहां पर एग्रीकल्चर नहीं की जाती है लेकिन कुछ दूसरा वर्क किया जाता होगा, वो एरिया है 792। जहां पर कुछ भी नहीं किया जाता, ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो हैं इतने हैं। तो अगर याद हो एक दो बार में तो अच्छी बात है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है ये बुक का टॉपिक है, लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रही है, कारण। क्वेश्चन सुनिए, लैंड डिग्रेडेशन का कारण, जमीन के खराब होने का कारण, किसी काम की जमीन नहीं रह रही है, यहां वहां पे फसल नहीं लगा सकते हम, वहां पे कुछ और काम नहीं कर सकते, तो इसको बोलेंगे लैंड डिग्रेडेशन। तो उसका क्या कारण है, रीजंस क्या हैं? तो सबसे पहला ओवर ग्रेजिंग। क्या है? एनिमल को ग्रेज करना, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग की वजह से वहां लैंड क्या हो रही है, खराब हो रही है। फिर माइनिंग, जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, यहां पर माइनिंग की वजह से मिट्टियां या जमीन क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। डिफोरेस्टेशन, एमपी, हमारे एमपी में जमीन की उम्र काय को खराब हुई, क्योंकि फॉरेस्ट यानी जंगल को क्या कर दिया गया है, खत्म। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पंजाब, हरियाणा, फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का और इरिगेशन का यूज करने से लैंड क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। यहां पे एक पॉइंट और आ सकता था, ओवर इरिगेशन। क्या आ सकता था? बहुत ज्यादा पानी सिंचाई देने से, जैसे पंजाब और हरियाणा में हो रहा है ना। अगर आपने सुना हो, ओवर ग्रेजिंग के लिए मैंने कौन से स्टेट बताए, महाराष्ट्र और गुजरात। माइनिंग के लिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। डिफोरेस्टेशन एमपी। फर्टिलाइजर पंजाब, और ओवर ग्रेजिंग के लिए भी पंजाब। और कैसे बचाएं? तो अब जिन जिन कारणों से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा था उन पे रोक लगाई जाए। तो लैंड डिग्रेडेशन, एफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट लगाए जाएं, वेस्ट डिस्पोजल किया जाए। इधर सुनिए, वेस्ट डिस्पोजल किया जाए, सुनो। कंट्रोल ग्रेजिंग, ग्रेजिंग पे, एनिमल ग्रेजिंग पर, पशुओं के चराने पर कंट्रोल किया जाए। टेरेस फार्मिंग, मिट्टी कट रही है अगर पानी से तो कैसी फार्मिंग की जाए, टेरेस। जैसे ये पहाड़ी एरिया है ना, तो यहां पर देखिए, यहां पर पौधे लगाए जाएं, फिर यहां पर पौधे लगाए जाएं, फिर यहां पर, ये इसको बोलते हैं हम टेरेस फार्मिंग, है ना। सीढ़ीदार खेती की जाए ताकि मिट्टी का कटाव कम होगा। स्ट्रिप क्रॉपिंग, कैसी क्रॉपिंग, स्ट्रिप फसल लगाने के लिए, जैसे ये क्यारी लगाई, एक क्यारी, ये फसल के लगा दी, ऐसे, तो ऐसे स्ट्रिप बन जाएगी, स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है। फसल का पेटा नहीं है, काय का पेटा है, फसल लगाने का, स्ट्रिप क्रॉपिंग। सॉइल एज अ रिसोर्स, मिट्टी भी हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स है। इंडिया में कितने टाइप की मिट्टी है, 6। एनसीईआरटी में 6 दिया हुआ है। देखिए कौन कौन सी मिट्टी है। पहली मिट्टी कौन है, एल्यूवियल। फिर कौन है, 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 फिर से सुनिए। एल्यूवियल सॉइल प्लेन्स में, नदियों के कोस्टल एरिया में, रिवर कोस्टल एरिया में मिलती है। कहां मिलती है, रिवर कोस्टल एरिया। एरिड सॉइल डेजर्ट एरिया में। इसका टेक्सचर कैसा होता है, सैंडी टेक्सचर, रेतीली होती है। कैसी होती है, रेतीली। ओके। लेटेराइट सॉइल वहां मिलती है जहां हाई रेनफॉल हो। कैसा हो, लेटेराइट सॉइल कहां मिलती है, हाई रेनफॉल। लेटेराइट सॉइल वहां मिलती है जहां हाई रेनफॉल हो। अब एक मिनट सोच के बताओ, हाई रेनफॉल हमारे इंडिया में कहां होता है, एक आध नाम बताओ। हाँ, चेरापूंजी कहां है, ईस्टर्न स्टेट में है, ठीक है। अरे है ना ईस्टर्न स्टेट में, और केरला में भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कर्नाटक में भी ज्यादा बारिश हो रही है। तो इस एरिया में कौन सी मिट्टी मिलती है, लेटेराइट। अब लेटेराइट मिट्टी जो होती है, चाय के लिए, कॉफी के लिए बहुत अच्छी है, सुटेबल है। साथ में देखो, टी के लिए भी अच्छी है, कॉफी के लिए भी अच्छी है, और खास जो बात बताने जा रहा हूं वो है कैस्यू नट। कैस्यू नट के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है, लेटेराइट। पूछा गया क्वेश्चन है, कैस्यू नट के लिए कौन सी मिट्टी सुटेबल है, लेटेराइट। ओके, चलिए चलिए, इसका टेक्सचर कैसा बताया मैंने, सैंडी, ठीक है। ब्लैक सॉइल कैसी है, वल्केनिक लावा के रब्स बनी है, और ये कॉटन के लिए सुटेबल है। ओके, बढ़ते आगे। सॉइल इरोजन से बचने की मेथड कौन कौन सी हो सकती हैं। देखो, उन्होंने डायरेक्ट पूछा सॉइल इरोजन से बचने की मेथड। तो अभी ना हम
सॉइल इरोजन कौन सी जगह पे हो रहा है ये नहीं पढ़ रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, कंटूर प्लोइंग कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग कर सकते हैं और शेल्टर बेल्ट। यहां पे मैं टेरेस बता चुका हूं कि अगर ऊंचाई पर कर रहे हैं, हिली रीजन है, तो यहां पर हमको ऐसी क्यारी बनाना है, ऐसी ऐसी ऐसी, यहां फसल लगाना है, इसको बोलेंगे हम, ताकि पानी थोड़ी देर रुके यहां पर, मतलब ये इतना ऐसे थोड़ा स्लोप देना है ताकि पानी थोड़ा रुके। अब कंटूर प्लोइंग क्या है, यहां पर हमने क्यारी जो बनाई है ऐसे ना बनाते हुए ऐसे, ये कंटूर प्लोइंग है, ऐसे क्यारी बना, समझ गए, इसको बोलते हैं हम कंटूर प्लोइंग। अब स्ट्रिप फार्मिंग क्या है, ऐसे स्ट्रिप ऐसे लगाना, ये एक पौधा लगाया, ये दो पौधे लगाए, ये तीसरे पौधों की लाइन, फिर यहीं पर चौथे पौधे की लाइन, पांचवें पौधे की लाइन, ऐसे स्ट्रिप बना देना, पट्टियां बना देना पौधों की, ठीक है, इसको बोलेंगे हम स्ट्रिप फार्मिंग। शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं, इसको सुन लीजिए, जैसे ये खेत है ना, ये मेड़ है, अब मान लो इधर से हवा आती है, मिट्टी कट के चली जाती है, तो यहां पे ना बड़े बड़े पेड़ लगा दो, ऐसे पेड़ लगा दो जिनमें आसानी से हवा पास ना होती हो, बड़े पेड़ लगा दो। तो ये हमने क्या किया एक तरह से, तो अब इधर से जो हवा आएगी वो हवा इतनी तेजी से नहीं आएगी कि यहाँ की इस खेत की मिट्टी को उड़ा के लेके जाए, तो इसको बोलते हैं हम शेल्टर बेल्ट, ठीक है। तो सारी बातें समझ में आई, कंटूर प्लोइंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप और शेल्टर आए समझ में। चलिए, मिट्टियों के कैरेक्टर, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट मिट्टी है एल्यूवियल। कौन है एल्यूवियल या जलोढ़ मृदा। हिंदी मीडियम वाले भी सुने, ऐसे चुपचाप नहीं बैठे कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, अरे एल्यूवियल मतलब जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। देखिए, फाउंड बाय रिवर, नदियों के द्वारा बनी है, जैसे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कहां मिलती है, नॉर्दर्न प्लेन एंड रिवर वैली, नदी घाटी वाले एरिया में मिलती है। ओके, नेक्स्ट है फर्टाइल एंड रिच इन पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम। पोटास भी एक एलिमेंट है, फास्फोरिक एसिड भी एक एलिमेंट है और चूना भी एक एलिमेंट है, ठीक है। कौन सी फसल के लिए अच्छी है, व्हीट, राइस, शुगर केन और पल्सेस। कितने टाइप की, दो, खादर जो कैसी होती है न्यू, बांगर कैसी होती है ओल्ड। खादर जो नई है कैसी है, ज्यादा फर्टाइल, बांगर जो ओल्ड है कैसी है, लेस फर्टाइल। अब बात सुनिए, ये एक ऐसी मिट्टी है जिसको एज के बेस पर कैटेगराइज किया गया है। किस बेस पर, क्वेश्चन आएगा, कौन सी मिट्टी है जिसको एज के बेस पे कैटेगराइज किया है, एल्यूवियल को। खादर कैसी है, नहीं, देखो बा से बूढ़ा और ओल्ड याद रहेगा, और बूढ़ा है तो लेस फर्टाइल है, बूढ़ी मिट्टी है तो लेस फर्टाइल है, और खादर है, बाकी पता चल जाएगा आपको। आगे वापस से समझ आ गया, काय से बनी हुई है, नदी के पानी से, फ्लड वाटर के साथ। फिर नॉर्दर्न प्लेन में मिलती है, कहां मिलती है, नदी घाटी के कोस्टल एरियाज में मिलती है, नदियों के कोस्टल एरियाज में। फर्टाइल है, इनमें क्या होता है, पोटास होता है, फास्फोरिक एसिड होता है और लाइम होता है। कौन सी फसल अच्छी होती है, व्हीट, राइस, शुगर केन। कितने टाइप की है, दो, खादर और बांगर। ब्लैक सॉइल पे आते हैं, डेक्कन प्लेट में मिलेगी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के मालवा रीजन। कौन सा रीजन, मालवा, यानी कि जहां हम रह रहे हैं इंदौर में। फॉर्म्ड फ्रॉम वल्केनिक रॉक्स, काय से बनी है, ज्वालामुखी चट्टानों के फटने से जो लावा अर्थ की सरफेस पे आया, और वो लावा ठंडा होने के बाद, फिर विदर्ड होने के बाद, टूटने के बाद कौन सी मिट्टी में बदल जाता है, ब्लैक सॉइल में बदल जाता है। इसलिए इस ब्लैक सॉइल में ह्यूमस नहीं होते हैं। कैसे कलर की, ब्लैक कलर की क्लेई सॉइल है, इसमें मॉइस्चर रिटेंटिव कैपेसिटी है, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाईएस्ट। क्या है इसका मतलब, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, किसकी, ब्लैक सॉइल। कौन सी फसल के लिए अच्छी है, कॉटन के लिए, इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, इसको रेगर सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगर मिट्टी, रेगर सॉइल, रेगर मृदा, रेगड़ मृदा मिट्टी भी कहते हैं इसको, ओके। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा है, एक बार इरिगेशन करेंगे तो बहुत दिनों तक पानी देने की जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि पानी ये क्या करके रखती है, एब्जॉर्ब करके रखती है। दूसरा, जब बहुत ज्यादा पानी की कमी हो जाएगी गर्मी के दिनों में, काय की कमी हो जाएगी, वाटर स्कार्सिटी में,
पानी की कमी के कारण इसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? समझ गए क्रैक्स का मतलब? आपने बुक के अंदर फोटो भी देख रखा होगा, बड़े बड़े क्रैक्स, है ना। सर्दियों में हमें पानी की कमी हो जाती तो हमारे चेहरे पे भी क्रैक्स पड़ जाते हैं, हाथ पैर में क्रैक्स पड़ जाते हैं, होंठों पे क्रैक्स पड़ जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड फाउंड ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न कर्नाटक। रेड कलर की होगी आयरन के कारण, ठीक है। फाउंड ड्यू टू द विदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक। कौन सी रॉक के विदरिंग, टूटने से बनी है? इग्नियस, इग्नियस चट्टानों के टूटने से बनी है। कौन सी मिट्टी? कौन सी फसल अच्छी होती है? मिलेट, पल्सेस, और इसमें कम होते हैं सब चीजें, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये सब कम होते हैं। लेटेराइट सॉइल कहां होती है? अभी बात हुई थी जहां सबसे ज्यादा रेनफॉल हो, जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। लीचिंग की प्रोसेस के थ्रू बनती है। कौन सी प्रोसेस? लीचिंग क्या है? लीफ और डेड प्लांट्स, एक बार पढ़िए, मैं आ रहा हूं एक मिनट, है ना। पढ़ा आप लोगों ने ये? लेटराइट सॉइल, इसमें चाय, कॉफी और कैश्यू। कौन सी फसल अच्छी होती है? बताया था मैंने अभी। फिर एरिड सॉइल यानी डेजर्ट सॉइल, कहां मिलेगी? राजस्थान में, गुजरात में और ड्राई रीजन में। इसका टेक्सचर कैसा है? इसमें मॉइस्चर नहीं होता और ह्यूमस भी नहीं होता। अच्छा, मैं लीचिंग बता रहा था आपको, क्या बता रहा था? लीचिंग, लीचिंग के बारे में सुनिए। डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स जो होती हैं, जो लीफ हो गई, बार्क हो गई, ये डिकम्पोज होने के बाद, सड़ने गलने के बाद, जब ये एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं, क्या में ब्रेक हो जाते हैं? जिनसे ये बनी हुए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब जब मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और फिर वाटर के साथ, काई के साथ, सॉइल में मिक्स होने के प्रोसेस को कहते हैं हम लीचिंग। क्या कहते हैं? लीचिंग। यानी कि डिकम्पोज्ड प्लांट्स को या डेट्रिटस ऑफ प्लांट्स को वाटर के सॉल्युबल स्टेट में काई में मिक्स होना, सॉइल में, क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। ठीक है। एरिड सॉइल के बारे में पता चल गया। यहां पे सिंचाई की जरूरत लगेगी, खेती करना है तो। काई के लिए अच्छी है ये, मिलेट, बार्ले, अगर पानी मिल जाए तो। फॉरेस्ट सॉइल के बारे में आपको मालूम है, जहां जंगल में जो मिट्टी होगी वो अच्छी मिट्टी होगी या फॉरेस्ट सॉइल कहलाएगी। पढ़ना इसके बारे में सिंपल है। ये समरी है कि कैसे कलर की होती है, कहां मिलती है, कौन सी फसल लगाते हैं, और 2-3 इनके बारे में बातें। ओके,
ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसको पढ़ना है आपको। नेक्स्ट देखिए, टेक्सचर किसका कैसा है, ये सब भी पढ़ लेंगे आप। एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन खादर और बांगर। ठीक है, काय में डिफरेंस, बहुत सबसे फेमस क्वेश्चन है सबका। देखो, खादर और बांगर कैसे बनती है, तो न्यू, एक थोड़ा सा समझिए, ये नदी आ रही है, नदी है ये, तो नदी के पास वाले हिस्से में, पास वाले हिस्से में मतलब ये वाले हिस्से में, जहां हर साल बाढ़ आती हो, फ्लड आता हो, तो हर साल मिट्टी नई हो जाएगी, तो हर, ये कौन सी एल्यूवियल कहलाएगी, न्यू एल्यूवियल। कौन सी एल्यूवियल, मतलब खादर, तो ये हर साल न्यू होती रहेगी, तो न्यू एल्यूवियल है, ये नियरेस्ट एरिया में मिलेगी हमको। लेकिन दूर दराज जहां कभी 10 एक साल में एक आध बार फ्लड आती हो और मिट्टी चेंज होती हो एल्यूवियल, तो वहां हम बोलेंगे ओल्ड एल्यूवियल। ठीक है, समझ आ गया। फिर आते हैं फर्टिलिटी, तो खादर ज्यादा फर्टाइल है और ये कम फर्टाइल है। कहां लोकेट है, तो लो लाइंग एरिया क्लोज टू रिवर, और ये हायर एरिया अपार्ट फ्रॉम द रिवर। टेक्सचर इसमें फाइन ग्रेन और सिल्ट होती है। फाइन ग्रेन छोटे पार्टिकल्स हैं, कैसे, और कीचड़ है, गाद है, सिल्ट है, और ये यहां पे क्या है, कोर्स ग्रेन, पेबल, कंकर और कैलकेरस नोड्यूल्स भी होते हैं। बड़े कंकर पत्थर होते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, ओल्ड एल्यूवियल के अंदर। कौन सी फसल, तो लगभग सारी फसलें उगाई जा सकती हैं। देखो, खादर न्यू है, फर्टाइल है, नदी के पास है, ओल्ड है, कम फर्टाइल है, नदी से थोड़ी दूर। क्लियर है। अब यहां पे जो मैंने लाइन लिखी ना, यहां पे एमपी बोर्ड के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है आपको, डिफाइन सॉइल इरोजन, गली इरोजन, शीट इरोजन, बेडलैंड। सबसे पहले सॉइल इरोजन, मिट्टी की ऊपरी लेयर का हवा से, पानी से या ह्यूमन और एनिमल के चलने से ऊपरी लेयर जो कटती है उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। उसको कहते हैं मृदा अपर्दन। क्या कहते हैं, ओके, याद रहेगा। गली अपोर्जन, गली इरोजन है ना, गली इरोजन हिंदी में इसको पानी के बहने से मिट्टी में गड्ढे पड़ जाए, नालियां पड़ जाएं, गली पड़ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गली इरोजन। बेडलैंड, इरोजन की वजह से जमीन या लैंड इतनी ज्यादा खराब हो जाए कि वो एग्रीकल्चर के सुटेबल ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बेडलैंड। शीट इरोजन, थिन लेयर ऑफ टॉप सॉइल रिमूव्ड बाय रेन वाटर ओवर लार्ज एरिया इज कॉल्ड शीट इरोजन। यानी मिट्टी की पूरी जो लेयर है वो क्या हो जाए, उड़ के चली जाए। ठीक है, एक पूरी लेयर खत्म हो जाए, मान लो ये लेयर है, ये पूरी खत्म हो गई, अब ये वाली लेयर बची है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, शीट इरोजन। फिर आते हैं लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज अलग अलग एरिया में। महाराष्ट्र में लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रही है, ओवरग्रेजिंग। राजस्थान में ओवरग्रेजिंग, पंजाब में ओवर इरिगेशन एंड केमिकल फर्टिलाइजर, हरियाणा में ओवर इरिगेशन एंड इरिगेशन की इंप्रॉपर मेथड की वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन। मिट्टी कैसी हो रही है, वहां पे खराब हो रही है। ओके, झारखंड में कैसे हो रहा है, माइनिंग से। छत्तीसगढ़ में माइनिंग एंड डिफोरेस्टेशन, ओडिशा में माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, पढ़ाया मैंने पहले, बता दिया ये सब। मध्य प्रदेश में ओवरग्रेजिंग और ये बाकी वही सब है। एजेंडा 21 क्या है, देखिए 1992 में, कब, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट होती है, जो ये जहां पे ये गोल डिसाइड किए जाते, 21 गोल डिसाइड किए जाते हैं। कितने गोल, कि ये हमें अचीव करना है 2003 तक। कब तक, जैसे पॉवर्टी को कम करना, लोगों को एजुकेशन देना, वैक्सीनेशन करना। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम एजेंडा 21। की पॉइंट्स क्या है, सीबीएसई के लिए है, इसको पढ़ेंगे, एमपी बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं, तो कोई गुना नहीं है। ओके, एमपी बोर्ड वालों के लिए इसको एजेंडा 21 क्यों कहते हैं, क्योंकि 21st सेंचुरी में 21 लगभग इसमें गोल्स थे।
सॉइल इरोजन, हिली रीजन में सॉइल इरोजन दूर करने के लिए क्या करें? कौन से रीजन? हिली रीजन मतलब हिलता हुआ पहाड़ी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? कौन सी मेथड अच्छी है? टीरेस, सीढ़ीदार खेती। ठीक है, इसका मतलब है क्यारियां सीधे ना बनाते हुए, ऐसे ना बनाते हुए कैसी बनाए, ताकि पानी के साथ मिट्टी और मिनरल्स बह के नीचे ना जाए। ये आप पढ़ेंगे। फिर आता है सॉइल प्रोफाइल क्या है, इंपॉर्टेंट है, 2025 में एमपी बोर्ड में आया, सीबीएसई में ऑल्सो आया। सॉइल प्रोफाइल की डेफिनेशन, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल दैट शो डिफरेंट लेयर फ्रॉम द सरफेस डाउन टू द अनविदर्ड रॉक। ओके, इसका डायग्राम देखिए, ये सबसे ऊपरी लेयर है, फिर उसके बाद टॉप सॉइल है, फिर उसके बाद लीज्ड मिनरल मिलेंगे, यहां पे डिपोजिटेड मिनरल मिलेंगे, यहां पे फिर पेरेंट रॉक, फिर बेड रॉक। ओके, ये सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप कर ही सकते हैं तो इसके लेवल याद कर लें जो यहां पे लिखे हुए हैं। इधर इधर ऊपर भी मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं कि पहले कौन आएगा, आर होरिजॉन सबसे नीचे है, फिर आएगा सी होरिजॉन, है ना, और इनमें क्या क्या है ये सब पढ़ लें। ओके, उन स्टेट के नाम लिखिए जहां ब्लैक सॉइल मिलती है और इसमें कौन सी फसल बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकती है। तो देखिए, मालवा रीजन ऑफ एमपी, विदर्भ, महाराष्ट्र, दक्कन प्लेट, छत्तीसगढ़। कौन सी फसल अच्छी है? कॉटन के लिए बहुत अच्छी है। कौन सी सॉइल है जो नदी के डेल्टा रीजन में मिलती है? 3 फीचर्स लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड वालों के लिए। कौन सी मिट्टी? एलडीबी। क्या फीचर है? वही फीचर जो हम पहले पढ़ के आए। तो क्या क्या मिलेगा इसमें? पोटास, फास्फोरिक एसिड, और ये मिलेगा। 2 टाइप की होती है, एलुवियल और ये होती है। ठीक है, इसमें सिल्ट होती है। ये 2-3 फीचर्स इसके पढ़ लेंगे। कौन सी फसल इसमें अच्छी होती है? ठीक है, एक क्वेश्चन है कि हमने लैंड यूज पैटर्न अभी तक ज्यादा क्यों नहीं बदला? 1960 से 1961 के बाद से लैंड पैटर्न बदला क्यों नहीं है? देखो, उन सब का कारण यही है कि हमने फॉरेस्ट को कम करना स्टार्ट कर दिया, हमने डेवलपमेंट एक्टिविटी की तरफ ध्यान दिया, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस वजह से जो पैटर्न पहले था उससे भी और बेकार स्थिति है लैंड की, हम उसको बढ़ा नहीं पाए। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ की बजाय हम एक्सप्लॉयटेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ओके, जैसे ओवरग्रीजिंग कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, ये सारी बातें। तो ऐसे करके ये वाला चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाता है। अभी आप लोग, हाँ सुनिए मेरी बात, अभी आप लोगों को मैं 3 काम देके जा रहा हूं। ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन अभी जस्ट पढ़े अपन ने, ये वाले, ये आपके सामने है। 2 क्वेश्चन आ गए, देखिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आ गए, सुन रहे हैं आप? अगर आपके पास बुक है इनको रीड कीजिए। अभी और एक आध चैप्टर करेंगे अपन।